तो दोस्तों द पियानो लेसन नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है 2024 में। अमेरिकन एक तरह से ड्रामा फिल्म है जो कि सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। पुरस्कार पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। एम्पटन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5 अक्टूबर 2024। ब्रेकथ्रू डायरेक्टर पुरस्कार, मैल्कम वॉशिंगटन सम्मानित। 13 मिल वैली फिल्म फेस्टिवल 5 अक्टूबर 2024। एमवीएफएफ अभिनय पुरस्कार, डैनियल डेडवाइलर जीत गया। 14 मिडिलबर्ग फिल्म फेस्टिवल 20 अक्टूबर 2024। ब्रेकथ्रू एक्टर अवार्ड सम्मानित। 15 न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल 20 अक्टूबर 2024। सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी कथा, मैल्कम वॉशिंगटन जीत गया। 16 उत्कृष्ट प्रदर्शन महिला, डैनियल डेडवाइलर जीत गया। एसीएडी सवाना फिल्म फेस्टिवल 26 अक्टूबर 2024। उद्घाटन समारोह पुरस्कार, द पियानो लेसन के कलाकार सम्मानित। 17 मोंटक्लेयर फिल्म फेस्टिवल 27 अक्टूबर 2024। प्रदर्शन पुरस्कार, जॉन डेविड वाशिंगटन सम्मानित। 18 ब्रेकथ्रू डायरेक्टर पुरस्कार, मैल्कम वॉशिंगटन सम्मानित। शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 27 अक्टूबर 2024। ब्रेकथ्रू पुरस्कार सम्मानित। 19 स्पॉटलाइट पुरस्कार, जॉन डेविड वाशिंगटन सम्मानित। डेनवर फिल्म महोत्सव 1 नवंबर 2024। लेखन में उत्कृष्टता पुरस्कार, मैल्कम वॉशिंगटन और वर्जिल विलियम्स सम्मानित। 20 गोथम पुरस्कार 2 दिसंबर 2024। समूह श्रद्धांजलि, द पियानो लेसन के कलाकार जीत गया। 21 उत्कृष्ट सहायक प्रदर्शन, डैनियल डेडवाइलर लंबित। 22 सिनेमा और टेलीविजन का उत्सव 9 दिसंबर 2024। अभिनेता पुरस्कार, फिल्म जॉन डेविड वाशिंगटन जीत गया। 23 एसएफएफआईएलएम पुरस्कार 9 दिसंबर 2024। जॉर्ज गुंड तृतीय कला प्रवीणता पुरस्कार, मैल्कम वॉशिंगटन। मैं उस पियानो को छोड़ देता हूँ, यह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात थी, उस पियानो से छुटकारा पाना। अब उसके पहले 3 या 4 साल मजेदार होते हैं। आपको व्हिस्की और महिलाएं दोनों ही बहुत पसंद आती है और आप पियानो बजाने से कभी नहीं थकते, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय तक ही चलता है। आप एक दिन ऊपर देखते हैं और आपको व्हिस्की से नफरत होती है और आपको महिलाएं और पियानो से नफरत होती है, लेकिन आपके पास बस इतना ही है। आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको बस पियानो बजाना आता है। अब मैं कौन हूं? क्या मैं हूं या मैं पियानो बजाने वाला हूं? 6 उनके गौरव के पिछले दिन उनकी आत्मा के अतीत में डूबे होने पर जोर देते हैं। बर्नीस के अलावा विनिंग बॉय एकमात्र ऐसा पात्र है जो मृतकों से बात कर सकता है। वह येलो डॉग के भूतों और अपनी मृत पत्नी क्लियोथा से बात करता है। ग्रेस नाटक में शामिल की जाने वाली आखिरी आकृतियों में से एक, ग्रेस बॉय विली और लिमोन दोनों की इच्छाओं को दर्शाती है। दोनों पुरुष उसके साथ रहने और उसकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। चूंकि वह चार्ल्स परिवार की सदस्य नहीं है, इसलिए एक्ट 2 के अंतिम दृश्य में उसे जो तनाव महसूस होता है वह दर्शाता है कि चार्ल्स के घर में पैतृक भूतों की उपस्थिति कितनी मजबूत है। उल्लेखित पात्र क्रॉले, बर्नीस के 3 साल से मृत पति। मामा ओला, बर्नीस और बॉय विली की मां। बालक चार्ल्स, बर्नीस और बालक विली के पिता। सटर का भूत, गुलामी के समय में चार्ल्स परिवार का मालिक कौन था? क्लियोथा, विनिंग बॉय की मृत पत्नी। मैल्कम वाशिंगटन, जन्म 10 अप्रैल 1991। एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। अभिनेता डेनजल वाशिंगटन के बेटे। उन्होंने द पियानो लेसन 2024 के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाशिंगटन का जन्म और पालन पोषण लॉस एंजिल्स में हुआ। 2 वह अभिनेता पॉलेटा नी पियर्सन,
3 और डेंजल वाशिंगटन के बेटे और जॉन डेविड वाशिंगटन और ओलिविया वाशिंगटन के भाई है, जो उनकी जुड़वां बहन है। 4 उनकी एक अतिरिक्त बहन भी है, जिसका नाम कैटिया है। 5 6 वाशिंगटन ने लॉस एंजिल्स में विंडवर्ड स्कूल में पढ़ाई की। एंथनी स्टोवर और डेरियस मॉरिस के साथ बास्केटबॉल टीम में खेला। 7 उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भाग लिया, फिल्म का अध्ययन किया और 2009 से 2010 तक क्वेकर्स बास्केटबॉल टीम के लिए खेला। 8 उन्होंने 2013 में फिल्म अध्ययन में डिग्री के साथ पेन से स्नातक किया। 9 और 2016 में AFI कंजर्वेटरी से निर्देशन में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 10 आजीविका वाशिंगटन ने अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत ड्रामा फिल्म द पियानो लेसन 2024 से की, जो 1987 में अगस्त विल्सन के नाटक का रूपांतरण था, जिसमें सैमुअल एल जैक्सन और उनके भाई जॉन डेविड ने अभिनय किया था। 12 उन्हें 7वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 वाशिंगटन को 32वें हैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 15 और 13वें मोंटक्लेयर फिल्म महोत्सव में ब्रेकथ्रू निर्देशक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्जिल विलियम्स एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्होंने 24 और ER जैसे टेलीविजन शो के साथ-साथ द पियानो लेसन और मरबाउंड जैसी फिल्मों के लिए भी लिखा है, जिसके लिए उन्हें और निर्देशक डी रीस को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए नामांकन मिला। आजीविका विलियम्स ने टेलीविजन में 24 के लिए एक लेखक के रूप में काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 2002 में पहले सीजन के दौरान एक एपिसोड लिखा था। फिर उन्हें शो के दूसरे सीजन के लिए एक कहानी संपादक के रूप में काम पर रखा गया और तीसरे सीजन के लिए एक लेखक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसमें एक और एपिसोड का योगदान दिया। कुल मिलाकर उन्होंने शो के 4 एपिसोड की पटकथा लिखी। बाद में 2005 में विलियम्स ER के 12वें सीजन के दौरान सहनिर्माता और लेखक बन गए। उन्होंने 12वें सीजन के लिए 2 एपिसोड लिखे, टू शिप्स और स्ट्रेंज बेडफेलो। उसके बाद विलियम्स को 13वें सीजन के लिए निर्माता और लेखक के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने 2 और एपिसोड लिखे, जिगसॉ और फ्रॉम हियर टू पैटर्निटी। 14वें सीजन के लिए उन्हें पर्यवेक्षक निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया, जिसके दौरान उन्होंने 3 एपिसोड लिखे, ग्रेविटी, बिलीव द अनसीन और टेंडेम रिपीट्स। वे 15वें और अंतिम सीजन के लिए पर्यवेक्षक निर्माता बने रहे और ओह ब्रदर और सेपरेशन एंग्जाइटी नामक 2 और एपिसोड लिखे। 2011 में विलियम्स क्रिमिनल माइंड्स के लेखक स्टाफ में शामिल हो गए, जिसके लिए उन्होंने 10 एपिसोड लिखे और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2016 में अभिनेता थॉमस गिब्सन ने कथित तौर पर एक एपिसोड के निर्माण के दौरान विलियम्स को पिंडली में लात मारी, जिसमें गिब्सन निर्देशन कर रहे थे, जिसके कारण गिब्सन को प्रोडक्शन से हटा दिया गया। 2017 में विलियम्स ने यूनिवर्सल टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2 हिलेरी जॉर्डन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म मरबाउंड के सहलेखन के बाद निर्देशक डी रीस के साथ दोनों को 2017 में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2024 में विलियम्स ने नेटफ्लिक्स फिल्म द पियानो लेसन को इसके डेब्यू डायरेक्टर मैल्कम वाशिंगटन के साथ मिलकर लिखा। पियानो लेसन अमेरिकी नाटककार ऑगस्ट विल्सन द्वारा 1987 में लिखा गया नाटक है। यह विल्सन के पिट्सबर्ग साइकिल का चौथा नाटक है। विल्सन ने इस नाटक को लिखना, अपने अतीत को नकार कर आत्ममूल्य की भावना प्राप्त करने की संभावना के बारे में विभिन्न उत्तरों के साथ खेलना शुरू किया। एक पियानो लेसन को 1990 में ड्रामा के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। रोमारे बियर्डन की पेंटिंग द पियानो लेसन ने विल्सन को अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास का सामना करने के लिए एक मजबूत महिला चरित्र को चित्रित करते हुए एक नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया, जो पहले के फेंस में ट्रॉय के समानांतर था। हालांकि अपने नाटक को समाप्त करने पर विल्सन ने पाया
कि अंत सशक्त महिला चरित्र के साथ साथ आत्ममूल्य के सवाल से भटक गया था। द पियानो लेसन अंत में जो पूछता है वह यह है, आप अपनी विरासत के साथ क्या करते हैं और आप इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करते हैं। 1936 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद के दौर में पिट्सबर्ग में सेट द पियानो लेसन डोकर चार्ल्स परिवार के जीवन और एक विरासत परिवार के पियानो का अनुसरण करता है, जिसे एक गुलाम पूर्वज द्वारा उकेरे गए डिजाइनों से सजाया गया है। नाटक एक भाई और एक बहन के बीच बहस पर केंद्रित है, जिनके पास पियानो के साथ क्या करना है, इस पर अलग अलग विचार है। भाई, बॉय विली, एक शेयर क्रॉपर है जो पियानो को सटर की जमीन खरीदने के लिए बेचना चाहता है, जहां उसके पूर्वज गुलामों के रूप में काम करते थे। बहन, बर्नीस, पियानो रखने के बारे में जोर देती है, जो उनके परदादा की पत्नी और बेटे के गुलामी के दिनों के नक्काशीदार चेहरे दिखाती है। इस नाटक को 1995 और 2024 में इसी नाम की फिल्मों में रूपांतरित किया गया था। कथानक। अधिनियम 1। दृश्य 1। लड़का विली और लाइमॉन मिसिसिपी से पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग पहुंचते हैं और सुबह 5 बजे चार्ल्स के घर में प्रवेश करते हैं। वे बेचने के लिए तरबूजों से भरा एक ट्रक लाए हैं। डोकर की सलाह के विरुद्ध, लड़का विली अपनी बहन बर्नीस को जगाता है और उसे सटर की मौत के बारे में बताता है। बर्नीस लड़के विली पर सटर को एक कुएं में धकेलने का आरोप लगाती है और वह उसे चले जाने के लिए कहती है। इसके बजाय, लड़का विली बर्नीस की बेटी मरेथा को जगाता है, जिससे बर्नीस सीढ़ियों से वापस ऊपर भागती है, जहां वह सटर का भूत देखती है। लाइमॉन ने पियानो को देखा, जिसे विली सटर की जमीन खरीदने के लिए बेचना चाहता है। डोकर जोर देता है कि बर्नीस पियानो नहीं बेचेगी। वह कुछ सरल धुनों की शुरुआत बजाती है और वह उसके गाने का जवाब बूगी वूगी से देता है। बर्नीस एवरी के साथ प्रवेश करता है और विली पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी संभावित खरीदार का नाम है, यह बताते हुए कि वह पियानो बेचने के लिए पिट्सबर्ग आया था। बर्नीस सुनने से इनकार कर देता है और बाहर चला जाता है। दृश्य 2। विनिंग बॉय और डोकर रसोई में बात कर रहे हैं, जब बॉय विली और लाइमॉन प्रवेश करते हैं और पियानो खरीदार का पता लगाने का दावा करते हैं। विली के चाचा उसे चेतावनी देते हैं कि सटर उसे धोखा देगा, लेकिन बॉय विली सुनने से इनकार कर देता है। पार्चमेन जेल फार्म में लाइमॉन और बॉय विली की अवधि के पीछे की कहानी का खुलासा किया गया है। लाइमॉन और विली दोनों अपने अनुभवों से अलग अलग दृष्टिकोण इकट्ठा करते हैं। लाइमॉन उत्तर की ओर भागना चाहता है, जहां उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा, जबकि विली को लगता है कि गोरे केवल अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, यदि अश्वेत उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। वे विनिंग बॉय को पियानो बजाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके बजाय वह समझाता है कि एक पियानो वादक से ज्यादा कुछ नहीं देखा जाना एक बोझ बन गया है। डोकर फिर पियानो के इतिहास की कहानी बताता है। पीढ़ियों पहले, सटर, उनके परिवार के गुलाम मालिक पत्नी पियानो से खुश थी, लेकिन दासों की कमी महसूस करती थी। इसलिए सटर ने उस परिवार के पिता, जो बरी थे और बेचने के लिए बहुत मूल्यवान थे, को पियानो पर उनकी समानताएं उकेरने को कहा। उन्होंने पियानो पर अपने पूरे इतिहास की समानताएं उकेरी। 1911 में, बॉय विली के पिता ने सटर से पियानो चुरा लिया। प्रतिशोध में उन्हें मार दिया गया। विली ने घोषणा की कि ये अतीत की कहानियां हैं और पियानो का अब अच्छे उपयोग में लाया जाना चाहिए। विली और लाइमॉन पियानो का वजन जांचने के लिए उसे हिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वे इसे हिलाने की कोशिश करते हैं, सटर का भूत सुनाई देता है। बर्नविस विली को रुकने के लिए कहता है और उसे सूचित करता है कि वह पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच रहा है। विली उसे मना करता है। बर्नविस क्रॉली की मौत के लिए विली। अधिनियम 2। दृश्य 1। डोकर और विनिंग बॉय फिर से घर में अकेले हैं। डोकर कबूल करता है कि उसने सटर के भूत को पियानो बजाते हुए देखा था और उसे लगता है कि बर्नीस को पियानो को त्याग देना चाहिए ताकि आत्माएं चार्ल्स परिवार को आघात न पहुंचा सके।
विनिंग बॉय इससे सहमत नहीं है। तरबूज की बिक्री के बाद लिमोन और विली कमरे में चले जाते हैं। विनिंग बॉय अपना सूट और जूते लिमोन को बेचता है, यह वादा करते हुए कि इससे महिलाओं पर बेहोशी के प्रभाव पड़ेंगे। लिमोन और विली दोनों महिलाओं की तलाश में घर से निकल जाते हैं। दृश्य 2। उस दिन बाद में जब बर्नीस अपने नहाने की तैयारी कर रही थी, एवरी ने प्रवेश किया और प्रस्ताव दिया कि बर्नीस को खुल जाना चाहिए और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वह उससे कहता है कि वह क्रॉली की यादों को अपने अंदर बंद करके अपना जीवन नहीं जी सकती। बर्नीस ने विषय बदल दिया और एवरी से घर को आशीर्वाद देने के लिए कहा, ताकि सटर भूत की आत्मा को नष्ट किया जा सके। एवरी फिर पियानो लेकर आती है और बर्नीस से कहती है कि उसे अपने परिवार की आत्माओं से डरना नहीं सीखना चाहिए और इसे फिर से बजाना चाहिए। बर्नीस ने पियानो पर अपनी माँ के आंसू और खून की कहानी को अपने पिता की आत्मा के साथ मिला दिया और सभी को दिखाने के लिए अपने घावों को खोलने से इनकार कर दिया। दृश्य 3 से 5। लड़का विली ग्रेस के साथ चार्ल्स के घर में प्रवेश करता है और सोफे पर मस्ती करना शुरू कर देता है। बर्नीस उन्हें बाहर जाने का आदेश देता है और लिमोन को देखने के लिए दरवाजा खोलता है। लिमोन महिलाओं को लुभाने में अपनी असमर्थता से परेशान है और बर्नीस से महिलाओं के गुणों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे क्रॉली की मौत पर बर्नीस की बेचैनी कम होती है और बर्नीस वापस ऊपर चला जाता है। अगली सुबह लिमोन और विली पियानो को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और अंकल डोकर उन्हें रोक देते हैं। विली निराश होकर मांग करता है कि वह पियानो को किसी भी कीमत पर बेच देगा। पियानो को ले जाने का दिन करीब आ रहा है। पियानो बेचने के लिए उत्साहित विली अपनी बहन की बातों की परवाह किए बिना जल्दी से अपने काम में लग जाता है। बर्नीस क्रॉली की बंदूक के साथ दिखाई देता है, जिससे डोकर और एवरी उनसे पहले बात करने का आग्रह करते हैं। भूत के रूप में सटर की उपस्थिति अचानक पुनर्जीवित हो जाती है। एवरी अपने आशीर्वाद से भूत को भगाने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। अचानक बर्नीस को पता चलता है कि उसे अपने पूर्वजों से निवेदन करने के लिए फिर से पियानो बजाना चाहिए। अंत में घर में शांति का माहौल बन जाता है और विली मिसिसिपी वापस जाने के लिए निकल जाता है। हालांकि जाने से पहले वह बर्नीस को याद दिलाता है कि वह पियानो बजाना जारी रखे, नहीं तो वह और सटर वापस आ जाएंगे। वर्ण डोकर चार्ल्स घराने के मालिक, बर्नीस और बॉय विली के चाचा। वह अपनी भतीजी बर्नीस और परभतीजी मारेथा के साथ रहता है। एक लंबा और पतला 47 वर्षीय व्यक्ति चार्ल्स रेलमार्ग पर अपनी नौकरी के साथ अपने जीवन के सबसे विस्तृत हिस्सों को याद करता है। डोकर कहानीकार की भूमिका निभाता है, पियानो के इतिहास का विस्तृत और लंबा विवरण देता है। अपनी वृद्धावस्था के कारण अतीत से उसका संबंध उसकी कहानियों के माध्यम से व्यक्त होता है। किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस उस आदमी को पियानो के बारे में बता रहा था। मैं उसे बता रहा था कि हम क्यों कहते हैं कि बर्नीस इसे नहीं बेचेगा। 3. डोकर भी उन कुछ किरदारों में से एक है जो बर्नीस की इस इच्छा को सही मायने में समझते हैं कि पियानो को नहीं बेचना चाहिए ताकि उनके परिवार की विरासत बनी रहे। वह इस बात पर तटस्थ दृष्टिकोण रख सकता है कि पियानो को रखा जाना चाहिए या बेचा जाना चाहिए, लेकिन वह बॉय विली को बर्नीस की जानकारी के बिना पियानो लेने और भागने से रोकता है। बॉय विली बर्नीस का आवेगशील 30 वर्षीय भाई अतीत को स्वीकार न करने की भावना को दर्शाता है। मिसिसिपी से हाल ही में जेल से रिहा हुए एक शेयर क्रॉपर, बॉय विली ने पियानो बेचने और उससे होने वाली आय का उपयोग उस भूमि को खरीदने के लिए करने की योजना बनाई है जहां उसके पूर्वज पहले काम करते थे। विरासत का उसका उपयोग व्यावहारिकता पर निर्भर करता है। विली को लगता है कि चित्रों, खून और आंसुओं के माध्यम से पियानो पर उकेरी गई उसकी समृद्ध संस्कृति पैसे में बदलने का एक सरल तरीका है। अपने अतीत को देखने और उसे स्वीकार करने के बजाय
बॉय विली को खुद को गोरे आदमी के बराबर साबित करने की निरंतर आवश्यकता महसूस होती है। अगर मेरे डैडी ने देखा होता कि वे उस पियानो को अपनी जमीन के बदले में कहाँ बेच सकते थे, तो यह अब यहाँ नहीं पड़ा होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी और की जमीन पर खेती करते हुए बिताया। मैं ऐसा नहीं करने वाला। देखिए, वे इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। जब वे आए थे, तब उनके पास कुछ भी नहीं था जिस पर वे निर्माण कर सके। उनके डैडी के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे डैडी के पास मुझे देने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, वह था वह पियानो, और उन्होंने मुझे वह देने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसे बिना कुछ किए ऐसे ही सरने नहीं दूंगा। 3. अपनी विरासत को समझने और उससे आगे बढ़ने के लिए उसे अपने आसपास रखने के महत्व को समझने में असमर्थ बॉय विली केवल लेबल और पूंजी से ही खुद को चिंतित रखता है। पुस्तक के अंतिम दृश्य में बर्नीस द्वारा पूर्वजों को पुकारने के बाद बॉय विली अंततः समझ जाता है कि अपने पैतृक विरासत को जीने से कोई बच नहीं सकता है और इससे लाभ उठाने का एकमात्र तरीका इससे सीखना है। लिमोन बॉय विली का 29 वर्षीय दोस्त है और उसकी तुलना में वह बहुत अधिक गुप्त और शर्मीला है। हालांकि परिवार के साथ अधिक सहज होने पर उसका रवैया एक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति में बदल जाता है जो कई मौलिक राय नहीं देता है। वह बेबाकी से बात नहीं करता है और उत्तर में रहकर और एक नया जीवन शुरू करके कानून से बचने का प्रयास करता है। हाँ, अब मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने लड़के विली से कहा कि उसे मेरे साथ यहीं रहना चाहिए। 3. इस नाटक में चार्ल्स के घर के सदस्यों से संबंधित न होने वाले कुछ पात्रों में से एक, लिमोन अन्य पात्रों को सहायता और छिटपुट सलाह प्रदान करता है। वह पियानो की कहानी के डोकर के संस्करण को सुनता है, बॉय विली की पियानो बेचने की इच्छाओं के साथ सहानुभूति रखता है और बर्नीस के पियानो से संबंध को समझने का प्रयास करता है। लिमोन महिलाओं के प्रति भी जुनूनी है और बर्नीस को उसके मृत पति क्रॉली के शोक को धीरे धीरे कम करने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैं सिर्फ औरत के बारे में सपने देखता हूं। मुझे कभी सही औरत नहीं मिल पाती। 4. महिलाओं को खुश करने और अपने जीवनसाथी को पाने की उसकी इच्छा असभ्य पुरुषों के प्रति बर्नीस की नज़र को नरम कर देती है और उसे चूमने के लिए थोड़ी सी छूट दे देती है। बर्नीस, मरेथा की 35 वर्षीय माँ, बर्नीस अपने पूर्वजों के अतीत की संरक्षक का प्रतीक है। वह परिवार की एकमात्र सदस्य है जो पियानो की विरासत की मांग करती है। अपने भाई के साथ उसका रिश्ता उसके दिवंगत पति क्रॉली के लिए उसके शोक को दर्शाता है। क्रॉली की मौत के लिए बॉय विली को दोषी ठहराते हुए बर्नीस दूसरों की तुलना में बॉय विली की मूर्खतापूर्ण हरकतों पर अधिक सवाल उठाती है। जबकि बॉय विली एक संपत्ति के मालिक बनने की चाहत में अपने पिता बॉय चार्ल्स के विपरीत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, बर्नीस अपनी मामा ओला से समानताएं खींचती है जो अपने पति के शोक से कभी उबर नहीं पाई। बर्नविस को ऐसा लगता है कि पियानो को घर में ही रहना चाहिए, न कि बेचा जाना चाहिए, क्योंकि यह पारिवारिक विरासत है। पियानो उसके निवास में है और वह थी जिसे सबसे पहले पियानो के पास लाया गया था। उसने अपने पूर्वजों के अतीत को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की और इसके बजाय उसे गले लगा लिया। बर्नविस के लिए पियानो उसके पिता के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह इसके लिए मर गया, और उसकी माँ की मेहनत, क्योंकि उसने लगातार बर्नविस को उसकी मृत्यु के बाद बजाने के लिए कहा। 5. मूल रूप से मृत पूर्वजों और जीवित वंशजों के बीच दूत की भूमिका निभाते हुए बर्नविस अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपने परिवार के भूतों को चैनल करना बंद करना पसंद करती है। चूंकि वह पियानो में आत्माओं को परेशान नहीं करना चाहती है, बर्नविस पियानो को अछूता छोड़ देती है और इसे नहीं बजाती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस पियानो पर नहीं बजाता। जब मेरी माँ मर गई तो मैंने उस पियानो का ऊपरी हिस्सा बंद कर दिया और तब से मैंने उसे कभी नहीं खोला। मैं सिर्फ उसके लिए ही बजाता था। जब मेरे पिताजी मर गए तो ऐसा लगा कि उनकी सारी जिंदगी उस पियानो में चली गई।
वह मुझे उस पर बजाने के लिए कहती थी। जब मैं उसे बजाता था तो वह मेरे पिताजी को उससे बात करते हुए सुन सकती थी। मुझे लगता था कि वे तस्वीरें सजीव हो जाती है और घर में घूमती है। कभी कभी देर रात को मैं अपनी माँ को उनसे बात करते हुए सुन सकता था। मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं वह पियानो नहीं बजाता क्योंकि मैं उनकी आत्माओं को जगाना नहीं चाहता। वे कभी भी इस घर में नहीं घूमेंगी। 6. अपनी बेटी को पियानो बजाने के बोझ से बचाने और अपनी माँ को अपने पति को खोने के दर्द और दुख से उबरने में मदद करने के लिए बर्नीस अपने पूर्वजों की आत्माओं को अपने जीवन में वापस आने से मना कर देती है। हालांकि आखिरी दृश्य में बर्नीस आखिरकार जीवित और मृत लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करती है। इस आखिरी दृश्य में बर्नीस फिर से पियानो बजाती है और अपने परिवार की विरासत के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करती है। मरेथा, बर्नीस की 11 वर्षीय बेटी मरेथा चार्ल्स परिवार के लिए भावी पीढ़ी की भूमिका निभाती है। हालांकि बर्नीस उसे पियानो बजाना सिखाता है, लेकिन वह मरेथा को पियानो का कोई इतिहास नहीं बताती। मरेथा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसे यह सब अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसे एक मौका मिला है जो मुझे नहीं मिला। मैं उस पर उस पियानो का बोझ नहीं डालूंगी। 6. मरेथा की भूतों से मुठभेड़ को बर्नीस की पसंद के बिना पेश किया गया है। मरेथा चार्ल्स परिवार की भावी संतानों के बीच प्रयोग की भी अनुमति देती है, जिससे परिवार के इतिहास को आगे बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अवलोकन होता है। एवरी ब्राउन, 38 वर्षीय पादरी जो क्रॉली की मृत्यु के बाद से ही बर्नीस को मनाने की कोशिश कर रहा है। एवरी ब्राउन एक ईमानदार और अच्छे इरादों वाला व्यक्ति है। हर चीज पर अपने ईसाई दृष्टिकोण पर लगातार जोर देते हुए और एक मंडली बनाने की अपनी उम्मीदों की वकालत करते हुए, एवरी को पता है कि बर्नीस कभी भी अपनी पियानो विरासत को नहीं बेचेगी। चार्ल्स परिवार से संबंधित न होने के बावजूद एवरी अक्सर बर्नीस को सलाह देता है ताकि उसे अपने अतीत के डर और अपने पति के लंबे समय तक शोक से बाहर निकलने में मदद मिल सके। आपको यह सब अपने पीछे छोड़ देना चाहिए, बर्नी। यह क्रॉली जैसी ही बात है। हर किसी के रास्ते में पत्थर होते हैं। आपको उन पर कदम रखना होगा या उनके चारों ओर चलना होगा। आपको उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाना होगा। आपको बस उन्हें सड़क के किनारे रखना है। आपको उन्हें अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी वहां जा सकते हैं और पियानो बजा सकते हैं, और भगवान आपके साथ वहां चलेंगे। 7. एवरी का विनम्र व्यक्तित्व बर्नीस की अपने मृत पति की यादों को ताज़ा करने की कमी पर और जोर देता है। वह उसे अपना रास्ता खोजने में मदद करने की पूरी कोशिश करता है और उसके दर्द के दौरान उसका साथ देता है। अंतिम दृश्य में घर पर एवरी के आशीर्वाद से बर्नीस को जीवित और मृतक के बीच संवाद करने की स्थिति में वापस लाने में मदद मिलती है। विनिंग बॉय, द पियानो लेसन में हास्यपूर्ण पात्र विनिंग बॉय डोकर चार्ल्स का 56 वर्षीय बड़ा भाई है। वह एक सफल संगीतकार और जुआरी की छवि को चित्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संगीत और पहनावा बेहद पुराना है। अपने भतीजे बॉय विली की तरह वर्तमान और भविष्य में जीने की इच्छा रखने के बजाय विनिंग बॉय अपने अतीत के दुखों में डूब जाता है। जब भी वह दिवालिया हो जाता है तो वह चार्ल्स के घर में वापस आकर गौरव और प्रसिद्धि के दिनों को याद करता है। द पियानो लेसन 2024 की एक अमेरिकी हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैल्कम वाशिंगटन ने किया है, जिन्होंने वर्जिल विलियम्स के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। यह ऑगस्ट विल्सन के 1987 के नाटक का रूपांतरण है। इसमें सैमुअल एल जैक्सन, जॉन डेविड वाशिंगटन, रे फिशर, माइकल पॉट्स, एरिका बादू, स्काइलर एली स्मिथ, डेनियल डेडवाइलर और कोरी हॉकिंस ने अभिनय किया है। द पियानो लेसन का प्रीमियर 31 अगस्त 2024 को 51वें टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में होगा और इसे 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 8 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आधार
1936 में महामंदी के बाद के पिट्सबर्ग की पृष्ठभूमि पर आधारित द पियानो लेसन डोकर चार्ल्स परिवार के जीवन और एक विरासत पारिवारिक पियानो का अनुसरण करती है, जिसे एक गुलाम पूर्वज द्वारा उकेरे गए डिजाइनों से सजाया गया है। डेडलाइन हॉलीवुड 1 रालना सैमुअल एल जैक्सन डोकर चार्ल्स के रूप में, जॉन डेविड वाशिंगटन बॉय विली चार्ल्स के रूप में, रे फिशर लिमोन के रूप में, माइकल पॉट्स विनिंग बॉय चार्ल्स, एरिका बादू ल्यूसिले, स्काइलर एलिस स्मिथ मारेथा चार्ल्स के रूप में, डैनियल डेडवाइलर बर्नीस चार्ल्स के रूप में, कोरी हॉकिंस एवरी ब्राउन के रूप में, मेलानी जेफकोट मिस ओफेलिया के रूप में, गेल बीन डॉली के रूप में, जेरिका हिंटन ग्रेस के रूप में, स्टीफन जेम्स बॉय चार्ल्स के रूप में, मलिक जे अली विली बॉय, जे पीटरसन जेम्स सटर, मैट्रेल स्मिथ क्रॉली के रूप में। उत्पादन अप्रैल 2023 में यह घोषणा की गई थी कि मैल्कम वाशिंगटन अपने भाई जॉन डेविड वाशिंगटन, सैमुअल एल जैक्सन, रे फिशर, डेनियल डेडवाइलर, माइकल पॉट्स और कोरी हॉकिंस के साथ अगस्त विल्सन के नाटक द पियानो लेसन के रूपांतरण फिल्म के साथ अपने फीचर निर्देशन और पटकथा लेखन की शुरुआत करेंगे। 1 जॉन डेविड वाशिंगटन, जैक्सन, फिशर और पॉट्स नाटक के 2022 के मंच निर्माण से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। 2 वाशिंगटन के पिता डेंजेल टॉड ब्लैक के साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। मई में गायक एरिका बरू को फिल्म में एक कैमियो उपस्थिति बनाने की घोषणा की गई थी। 3 गेल बीन, जेरिका हिंटन, स्टीफन जेम्स, मलिक जे अली, जे पीटरसन और मैट्रेल स्मिथ ने जून 2023। फिल्मांकन अप्रैल 2023 में अटलांटा में शुरू हुआ। 5 पिट्सबर्ग फिल्म कार्यालय ने निराशा व्यक्त की कि उत्पादन पिछले विल्सन रूपांतरणों की तरह शहर में फिल्मांकन नहीं होगा। 6 मुक्त करना फिल्म का विश्व प्रीमियर टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष प्रस्तुति के रूप में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर होगा। 7-8 पियानो लेसन को 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 8 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 9-10 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 65 आलोचकों की 91% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.310 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, एक दक्षिणी गॉथिक को एक क्रूर कुंजी पर बजाया गया। द पियानो लेसन एक उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के साथ ऑगस्ट विल्सन के शब्दों को जीवंत जीवन में लाता है। 11 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 29 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 69 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। पियानो लेसन का मंचन 1986 में यूजीन ओनील थिएटर सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय नाटककार सम्मेलन में किया गया था। 8 पहला प्रोडक्शन 26 नवंबर 1987 को येल रिपर्टरी थिएटर में शुरू हुआ। 9 कलाकारों में कार्ल गॉर्डन, सैमुअल एल जैक्सन, रॉकी कैरोल, स्टारलेटा ड्यूपॉइस, चेनी जॉनसन, येलोंडा पॉवेल, टॉमी हॉलिस, लू मायर्स और शेरोन वाशिंगटन शामिल थे। प्रोडक्शन का निर्देशन लॉयड रिचर्ड्स ने किया था और इसमें डेविड कोजियर जूनियर द्वारा सेट डिजाइन, कॉन्स्टेंजा रोमेरो द्वारा कॉस्ट्यूम डिजाइन, क्रिस्टोफर एकरलिन द्वारा लाइटिंग डिजाइन, जे स्कॉट सर्वीन द्वारा साउंड डिजाइन और ड्वाइट एंड्रयूज द्वारा संगीत निर्देशन शामिल था। इसके बाद इसे 9 जनवरी 1988 को बोस्टन में हंटिंगटन थिएटर कंपनी में खोला गया। चार्ल्स एस डटन ने जैक्सन की भूमिका निभाई। पियानो लेसन को बाद में शिकागो के गुडमैन थिएटर में प्रदर्शित किया गया। एस एपाथा मर्करसन और लिसागे हैमिल्टन ने क्रमशः ड्यूपॉइस और वाशिंगटन की भूमिकाएं निभाईं। 10 इसके बाद प्रोडक्शन का प्रीमियर ब्रॉडवे पर उसी कलाकारों के साथ 16 अप्रैल 1990 को वाल्टर केर थिएटर में हुआ। 11 2012 में
रूबेन सेंटियागोडसन द्वारा निर्देशित और चक कूपर और ब्रैंडन जे. डर्डेन सहित कलाकारों के साथ ऑफ ब्रॉडवे में पियानो लेसन को पुनर्जीवित किया गया था. 12. द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा कि यह इस नाटक का अब तक का सबसे बेहतरीन मंचन हो सकता है. 13. लतन्या रिचर्डसन जैक्सन द्वारा निर्देशित नाटक का ब्रॉडवे पुनरुद्धार 19 सितंबर 2022 को एथेल बैरीमोर थिएटर में पूर्वावलोकन शुरू हुआ. 14. 15. जिसमें सैमुअल एल जैक्सन, डेनियल ब्रूक्स, जॉन डेविड वाशिंगटन, रे फिशर, ट्राई बायर्स, माइकल पॉट्स और अप्रैल मैथिस ने अभिनय किया. 16. 17. उत्पादन 13 अक्टूबर 2022 को खोला गया और 29 जनवरी 2023 तक प्रदर्शन किया गया. 18. 19. उत्पादन की इसके कलाकारों के लिए प्रशंसा की गई है, लेकिन इसके निर्देशन के लिए कुछ आलोचना भी हुई है. द गार्जियन की ग्लोरिया ओलाडिपो के अनुसार विल्सन का मौलिक काम टोनली गलत तरीके से पढ़ा गया है. एक प्रेतवाधित पियानो बनाम अपने अतीत के बीच नए सिरे से संघर्ष करने वाले परिवार के बारे में एक सिटकॉम में समतल कर दिया गया है. 2013 ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन. 3 अप्रैल 2013 को प्रोडक्शन ने 6 ल्यूसिल लॉर्टेल पुरस्कार नामांकन अर्जित किए. 21-5 मई को 4 श्रेणियों में जीत हासिल की. 22-23 अप्रैल को ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन को ब्रॉडवे या ऑफ ब्रॉडवे प्ले के उत्कृष्ट पुनरुद्धार के लिए ड्रामा लीग अवार्ड नामांकन और 2 विशिष्ट प्रदर्शन पुरस्कार नामांकन के साथ मान्यता दी गई. 23 लेकिन कोई भी पुरस्कार जीतने में असफल रहा. 24 प्रोडक्शन को आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड नामांकन मिला. 25 नाटक ने 3 58वें ड्रामा डेस्क पुरस्कार नामांकन अर्जित किए. 26 7 मई को शो ने 3 जून को प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शन के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड अर्जित किया. 27 20 मई को डर्डन ने प्रदर्शन के लिए 2013 ओबी पुरस्कार जीता, जबकि सेंटियागोडसन ने निर्देशन के लिए 1 पुरस्कार जीता. 28-29 8 मई को प्रोडक्शन को बेस्ट प्ले रिवाइवल के लिए 2013 ऑफ ब्रॉडवे अलायंस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था. 30 इसे 21 मई को विजेता घोषित किया गया. फिल्म रूपांतरण. 5 फरवरी 1995 को सीबीएस पर द पियानो लेसन नामक एक हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टीवी फिल्म प्रसारित हुई, जिसमें चार्ल्स एस. डटन, अल्फ्रे वुडार्ड, कार्ल गॉर्डन, टॉमी हॉलिस, लू मायर्स, कोर्टनी बी. वेंस, जेल्डा हैरिस, रोजलिन कोलमैन, टॉमी लाफिटेया, लिन इनर्स्ट, हेरोल्ड सुराट, एल्वा ब्रैनसन, टिम हार्टमैन, बेन तातार और एलिस आइजन ने अभिनय किया. डटन, गॉर्डन, हॉलिस और मायर्स ने मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन से अपनी भूमिकाएं दोहराईं. इसका निर्देशन भी लॉयड रिचर्ड्स ने किया था. 30 सितंबर 2020 को यह घोषणा की गई थी कि डेनिजल वाशिंगटन सैमुअल एल जैक्सन और जॉन डेविड वाशिंगटन के साथ नेटफ्लिक्स के लिए एक नई फिल्म रूपांतरण का निर्माण करने की योजना बना रहे थे. पिट्सबर्ग में समर 2021 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद थी. 37 अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि मैल्कम वाशिंगटन सैमुअल एल जैक्सन, जॉन डेविड वाशिंगटन, रे फिशर, डेनियल डेडवाइलर, माइकल पॉट्स और कोरी हॉकिंस की कास्ट के साथ फिल्म का निर्देशन करेंगे. जैक्सन, वाशिंगटन, फिशर और पॉट्स 2022 ब्रॉडवे पुनरुद्धार से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे. ऑगस्ट विल्सन, जन्म फ्रेडरिक ऑगस्ट किटेल जूनियर, 27 अप्रैल 1945, 2 अक्टूबर 2005, एक अमेरिकी नाटककार थे. उन्हें ब्लैक अमेरिका के थिएटर के कवि के रूप में संदर्भित किया गया है. उन्हें 10 नाटकों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिसे सामूहिक रूप से द पिट्सबर्ग साइकिल या द सेंचुरी साइकिल कहा जाता है, जो 20वीं शताब्दी में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के अनुभवों और विरासत का वर्णन करता है. श्रृंखला के नाटकों में फेंस 1987 और द पियानो लेसन 1990 शामिल है. दोनों ने विल्सन को ड्रामा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता. साथ ही मा रेनीज ब्लैक बॉटम 1984 और जो टर्नर के कम एंड गॉन 1988
2006 में विल्सन को अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अन्य विषयों में अफ्रीकी अमेरिकियों का व्यवस्थित और ऐतिहासिक शोषण, नस्ल संबंध, पहचान, प्रवास और नस्लीय भेदभाव शामिल है। वियोला डेविस ने कहा कि विल्सन का लेखन हमारे हास्य, हमारी कमजोरियों, हमारी त्रासदियों, हमारे आघात को पकड़ता है और वह हमें मानवीय बनाता है और वह हमें बात करने की अनुमति देता है। 2. विल्सन की मृत्यु के बाद से उनके 3 नाटकों को फिल्मों में रूपांतरित या पुनः रूपांतरित किया गया है। फेंस 2016, मा रेनीज ब्लैक बॉटम 2020 और द पियानो लेसन 2024। डेनजल वाशिंगटन ने फिल्मों का नेतृत्व किया है और व्यापक दर्शकों के लिए अपने बाकी नाटकों को फिल्मों में रूपांतरित करके विल्सन की विरासत को जारी रखने की कसम खाई है। 3. वाशिंगटन ने कहा, मेरे करियर का सबसे बड़ा हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि अगस्त का ध्यान रखा जाए। 4. प्रारंभिक जीवन। विल्सन का जन्म फ्रेडरिक ऑगस्ट किटेल जूनियर के रूप में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो 6 बच्चों में से चौथे थे। उनके पिता फ्रेडरिक ऑगस्ट किटेल सीनियर एक सुडेटन जर्मन आप्रवासी थे, जो एक बेकर पेस्ट्री कुक थे। उनकी मां डेजी विल्सन उत्तरी कैरोलिना की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं, जो आजीविका के लिए घरों की सफाई करती थीं। 5. विल्सन के वास्तविक इतिहास में बताया गया है कि उनकी नानी बेहतर जीवन की तलाश में उत्तरी कैरोलिना से पेंसिल्वेनिया तक पैदल चली गईं। विल्सन की मां ने 1727 बेडफोर्ड एवेन्यू में एक किराने की दुकान के पीछे 2 कमरों के अपार्टमेंट में 5 साल की उम्र तक अकेले बच्चों की परवरिश की। उनके पिता बचपन में ज्यादातर अनुपस्थित रहते थे। विल्सन ने बाद में अपनी मां के उपनाम से लिखा, आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका जहां उनका पालन पोषण हुआ, वहां मुख्य रूप से अश्वेत अमेरिकी और यहूदी और इतालवी अप्रवासी रहते थे। किटेल भाई बहनों के लिए जीवन कठिन था क्योंकि वे द्विजातीय थे। ऑगस्ट को एक विशेष संस्कृति से संबंधित होने की भावना खोजने में संघर्ष करना पड़ा और बाद में जीवन में उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि वे वास्तव में अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति या श्वेत संस्कृति में फिट बैठते हैं। विल्सन की मां ने उनके पिता को तलाक दे दिया और 1950 के दशक में डेविड बेडफोर्ड से शादी कर ली और परिवार हिल डिस्ट्रिक्ट से हेजलवुड के तत्कालीन मुख्य रूप से श्वेत श्रमिक वर्ग के इलाके में चला गया, जहां उन्हें नस्लीय दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उनके नए घर की खिड़की से ईंटें फेंकी गईं। उन्हें जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल दिया गया और अपने अगले घर में जाने के लिए मजबूर किया गया। 6. हिल डिस्ट्रिक्ट पिट्सबर्ग साइकिल में कई नाटकों की सेटिंग बन गया। वहां एक मजबूत मातृसत्ता के साथ बड़े होने के उनके अनुभवों ने उनके नाटकों के लेखन के तरीके को आकार दिया। 7. बाहरी वीडियो आइकन अमेरिकन मास्टर्स, ऑगस्ट विल्सन, द ग्राउंड ऑन व्हिच आई स्टैंड, PBS 1:24 और 39 सेकंड। 8. 1959 में विल्सन सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल में 14 अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों में से एक थे, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 5. इसके बाद उन्होंने कोनेली वोकेशनल हाई स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन पाठ्यक्रम उन्हें चुनौतीपूर्ण नहीं लगा। 1960 में 10वीं कक्षा में उन्होंने ग्लैडस्टोन हाई स्कूल छोड़ दिया, जब उनके शिक्षक ने उन पर फ्रांस के नेपोलियन आय पर लिखे 20 पन्नों के पेपर की चोरी करने का आरोप लगाया। विल्सन ने अपना फैसला अपनी मां से छुपाया क्योंकि वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, जहां उनकी मुलाकात कई तरह के लोगों से हुई, जिन पर उनके बाद के कुछ किरदार आधारित थे, जैसे द जेनिटर 1985 में सैम। 6. विल्सन द्वारा पिट्सबर्ग की कार्नेगी लाइब्रेरी के व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप बाद में उन्हें मानद हाई स्कूल डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। विल्सन, जिन्होंने कहा कि उन्होंने 4 साल की उम्र में पढ़ना सीख लिया था, ने 12 साल की उम्र में लाइब्रेरी में अश्वेत लेखकों को पढ़ना शुरू किया और अपनी किशोरावस्था के बाकी साल राल्फ एलिसन, रिचर्ड राइट, लैंगस्टन ह्यूजेस, अर्ना बोनटेम्प्स और अन्य की किताबों के माध्यम से खुद को शिक्षित करने में बिताए।
1960 के दशक। विल्सन को पता था कि वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन इससे उसकी मां के साथ तनाव पैदा हो गया, जो चाहती थी कि वह एक वकील बने। उसने उसे परिवार का घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और वह 1962 में 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में भर्ती हो गया, लेकिन 1 साल बाद उसे छुट्टी दे दी गई। 9 और वह एक कुली, शॉर्ट ऑर्डर कुक, माली और डिशवॉशर के रूप में विभिन्न अजीब नौकरियों में वापस चला गया। उद्धरण की आवश्यकता। फ्रेडरिक ऑगस्ट किटेल जूनियर ने 1965 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां को सम्मानित करने के लिए अपना नाम बदलकर ऑगस्ट विल्सन रख लिया। उसी वर्ष उन्होंने बेसी स्मिथ द्वारा गाए गए ब्लूज की खोज की और उन्होंने $10 में एक चोरी का टाइपराइटर खरीदा, जिसे वह अक्सर पैसे की तंगी होने पर गिरवी रख देते थे। 10-20 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वह एक कवि है और हार्पर जैसी पत्रिकाओं में अपना काम भेजा। 5 उन्होंने बार, स्थानीय सिगार की दुकान और कैफे में लिखना शुरू किया, टेबल नैपकिन पर और पीले नोटपैड पर लंबे हाथ से, अपने आसपास की आवाज़ों और पात्रों को आत्मसात करते हुए। उन्हें कैफे नैपकिन पर लिखना पसंद था क्योंकि, उन्होंने कहा, इससे वह मुक्त हो जाते थे और एक लेखक के रूप में वह कम आत्मसचेत होते थे। फिर वह नोटों को इकट्ठा करते और उन्हें घर पर टाइप करते। 5 बोली और लहजे को पकड़ने की प्रतिभा से संपन्न, विल्सन के पास एक अद्भुत स्मृति थी, जिसका उन्होंने अपने करियर के दौरान पूरा उपयोग किया। उन्होंने धीरे धीरे यह सीख लिया कि अपने काम में जो भाषा उन्होंने सुनी, उसे सेंसर न करें। 10 पिट्सबर्ग में 1727 बेडफोर्ड एवेन्यू पर विल्सन का बचपन का घर। मैल्कम एक्स की आवाज ने विल्सन के जीवन और काम को प्रभावित किया, जैसे कि द ग्राउंड ऑन व्हिच आई स्टैंड 1996, नेशन ऑफ इस्लाम एनओआई और ब्लैक पावर मूवमेंट दोनों ने उनसे आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मनिर्णय के बारे में बात की, और उन्होंने एलिजा मुहम्मद द्वारा समर्थित मूल मिथकों की सराहना की। 1969 में विल्सन ने ब्रेंडा बर्टन से शादी की, जो एक मुस्लिम थीं, और एनओआई से जुड़ गईं, हालांकि उन्होंने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। 11 उनकी और ब्रेंडा की एक बेटी थी, सकीना अंसारी विल्सन। 1972 में दोनों का तलाक हो गया। 6 1968 में अपने दोस्त रॉब पेनी के साथ विल्सन ने पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक होराइजन थिएटर की सहस्थापना की। 5 विल्सन का पहला नाटक, रिसाइक्लिंग, छोटे थिएटरों, स्कूलों और सार्वजनिक आवास सामुदायिक केंद्रों में दर्शकों के लिए 50 सेंट प्रति टिकट पर प्रदर्शित किया गया था। इन शुरुआती प्रयासों में जितनी थी, जिसे उन्होंने 2 दशक से अधिक समय बाद 20वीं सदी के पिट्सबर्ग पर अपने द नाटक चक्र के हिस्से के रूप में संशोधित किया। 6 उन्हें निर्देशन का कोई अनुभव नहीं था। 5 उन्होंने याद किया, किसी ने इधर उधर देखा और पूछा, निर्देशक कौन बनने जा रहा है? मैंने कहा, मैं बनूंगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लाइब्रेरी का रास्ता पता था, इसलिए मैं नाटक निर्देशित करने के तरीके पर एक किताब की तलाश में गया। 1970 के दशक। 1976 में वर्नेल लिली, जिन्होंने 2 साल पहले पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में कुंटू रिपर्टरी थिएटर की स्थापना की थी, ने विल्सन की द होमकमिंग का निर्देशन किया। उसी वर्ष विल्सन ने पिट्सबर्ग पब्लिक थिएटर में मंचित एथोल फुगार्ट की सिजवे बंजी इज डेड देखी, जो पहली बार पेशेवर रूप से निर्मित नाटक देखने गए थे। विल्सन, पेनी और कवि मैशा बैटन ने अफ्रीकी अमेरिकी लेखकों को एक साथ लाने और प्रकाशन और उत्पादन में उनकी सहायता करने के लिए कुंटू राइटर्स वर्कशॉप की स्थापना की। दोनों संगठन सक्रिय है। विल्सन के सबसे प्रसिद्ध नाटक है फेंस 1985, जिसने पुलित्जर पुरस्कार और टोनी पुरस्कार जीता, द पियानो लेसन 1990, पुलित्जर पुरस्कार और न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार, मा रेनीज ब्लैक बॉटम और जो टर्नर का कम एंड गॉन। विल्सन ने कहा कि वे 4B से सबसे अधिक प्रभावित थे, ब्लूज संगीत, अर्जेंटीना के लेखक और कवि जॉर्ज लुइस बोर्गेस, नाटककार अमीरी बाराका और चित्रकार रोमारे बियर्डन। 5
उन्होंने सूची में लेखक एड बुलिन्स और जेम्स बाल्डविन को भी जोड़ा। उन्होंने कहा, बोर्गेस की उन अद्भुत गौचो कहानियों से मैंने सीखा कि आप समय, स्थान और संस्कृति के बारे में विशिष्ट हो सकते हैं और फिर भी काम को प्रेम, सम्मान, कर्तव्य, विश्वासघात आदि के सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रतिध्वनित कर सकते हैं। अमीरी बाराका से मैंने सीखा कि सभी कलाएं राजनीतिक होती है, हालांकि मैं राजनीतिक नाटक नहीं लिखता। रोमारे बियर्डन से मैंने सीखा कि रोजमर्रा की जिंदगी की परिपूर्णता और समृद्धि को बिना किसी समझौते या भावुकता के प्रस्तुत किया जा सकता है। 5. उन्होंने बुलिन्स और बाल्डविन को उनके रोजमर्रा के जीवन के ईमानदार चित्रण के लिए महत्व दिया। 10. बियर्डन की तरह विल्सन ने लेखन में कोलाज तकनीकों के साथ काम किया। मैं अपने नाटकों को उनके कैनवस के बराबर बनाने की कोशिश करता हूँ। नाटक बनाते समय मैं अक्सर एक स्टूइंग पॉट की छवि का उपयोग करता हूँ जिसमें मैं विभिन्न चीजें डालता हूँ जिनका मैं उपयोग करने जा रहा हूँ। एक काली बिल्ली, एक बगीचा, एक साइकिल, चेहरे पर निशान वाला एक आदमी, एक गर्भवती महिला, एक बंदूक वाला आदमी। अपने काम के अर्थ पर विल्सन ने कहा, मैंने एक बार द बेस्ट ब्लूज सिंगर इन द वर्ल्ड नामक एक छोटी कहानी लिखी थी और यह कुछ इस तरह थी। जिन सड़कों पर बाल्बोआ चलता था वे उसका अपना निजी महासागर थीं और बाल्बोआ डूब रहा था। कहानी का अंत यह सब कुछ कह देता है, कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं उसी कहानी को बार बार फिर से लिख रहा हूं। मेरे सभी नाटक उसी कहानी को फिर से लिख रहे हैं। 10. पिट्सबर्ग साइकिल। विल्सन के पिट्सबर्ग साइकिल 18 को अक्सर उनके सेंचुरी साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। 19 में 10 नाटक शामिल है, जिनमें से 9 पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट, अन्य शिकागो में सेट है, एक अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस जो थॉमस हार्डी के वेसेक्स, विलियम फॉल्कनर के योकनापाटाफा काउंटी या आयरिश नाटककार ब्रायन फ्रेल के बेलीबेग की तरह एक पौराणिक साहित्यिक महत्व रखता है। नाटक प्रत्येक एक अलग दशक में सेट है और 20वीं शताब्दी में ब्लैक अनुभव को रेखांकित करने और थिएटर के माध्यम से चेतना बढ़ाने और ब्लैक अमेरिका की रोजमर्रा की भाषा में कविता को प्रतिध्वनित करने का लक्ष्य रखते हैं। 10. ब्लैक अनुभव के उनके लेखन में हमेशा मजबूत महिला पात्र शामिल होते थे। जहां तक अलौकिक तत्वों की बात है, विल्सन अक्सर उन नाटकों में किसी न किसी तरह के अंधविश्वास या पुरानी परंपरा को दिखाते थे जो अलौकिक जड़ों से जुड़े होते थे। 21. उनके नाटकों में से एक जिसे इस तरह के नाटक के लिए जाना जाता है वह है द पियानो लेसन। नाटक में पियानो का उपयोग किया जाता है और पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त किया जाता है। विल्सन नाटक में ऐसी घटना बनाना चाहते थे कि दर्शकों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाए कि क्या वास्तविक है या नहीं। वह रंगमंच की शक्ति से मोहित थे, एक ऐसे माध्यम के रूप में जहां एक बड़ा समुदाय घटनाओं और धाराओं को सामने लाने के लिए एक साथ आ सकता है। 10. विल्सन ने पेरिस रिव्यू को बताया, मुझे लगता है कि मेरे नाटक श्वेत अमेरिकियों को अश्वेत अमेरिकियों को देखने का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, फेंस में वे एक कचरा उठाने वाले को देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे वास्तव में नहीं देखते हैं, हालांकि वे हर दिन एक कचरा उठाने वाले को देखते हैं। ट्रॉय के जीवन को देखकर श्वेत लोगों को पता चलता है कि इस अश्वेत कचरा उठाने वाले के जीवन की सामग्री उन्हीं चीजों से प्रभावित है: प्यार, सम्मान, सुंदरता, विश्वासघात, कर्तव्य। यह पहचानना कि ये चीजें उनके जीवन की तरह ही उसके जीवन का हिस्सा है, यह प्रभावित कर सकता है कि वे अपने जीवन में अश्वेत लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं और उनसे कैसे पेश आते हैं। 5. हालांकि चक्र के नाटक धारावाहिक कहानी की डिग्री से सख्ती से जुड़े नहीं है, कुछ पात्र चक्र के एक से अधिक नाटकों में विभिन्न आयु में दिखाई देते हैं। पहले के नाटकों के पात्रों के बच्चे बाद के नाटकों में दिखाई दे सकते हैं। चक्र में सबसे अधिक बार उल्लेखित पात्र आंटी एस्टर है, जो आत्माओं की धुलाई करने वाली है। जेम ऑफ द ओशन में उनकी उम्र 285 वर्ष बताई गई है, जो 1839 वाइली एवेन्यू में उनके घर में घटित होती है,
और टू ट्रेन्स रनिंग में 349 वर्ष की है। किंग हेडली द्वितीय की घटनाओं के दौरान 1985 में उनकी मृत्यु हो जाती है। रेडियो गोल्फ की अधिकांश कार्रवाई उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद उस घर को ध्वस्त करने और पुनर्विकास करने की योजना के इर्दगिर्द घूमती है। आंटी एस्टर एक प्रतीकात्मक और आवर्ती चरित्र है जो अफ्रीकी अमेरिकी संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। वह वास्तव में 3 शताब्दियों पुरानी नहीं है, बल्कि लोक पुजारियों की एक श्रृंखला है। वह त्रासदी और विजय के एक भारी इतिहास का प्रतीक है। 22 नाटकों में अक्सर एक मानसिक रूप से विकलांग दैवीय चरित्र, प्रत्येक नाटक में अलग, शामिल होता है। उदाहरण के लिए 7 गिटार में हेडली सीनियर, फेंस में गैब्रियल, किंग हेडली 2 में स्टूल पिजन या टू ट्रेन्स रनिंग में हैम्बोन। शिकागो का गुडमैन थिएटर दुनिया का पहला थिएटर था जिसने पूरे द नाटक चक्र का निर्माण किया, जिसके निर्माण 1986 से 2007 तक हुए। गुडमैन के 2 प्रोडक्शन, 7 गिटार और जेम ऑफ द ओशियन, विश्व प्रीमियर थे। 24 इजराइल हिक्स ने डेनवर सेंटर थिएटर कंपनी के लिए 1990 से 2009 तक पूरे द नाटक चक्र का निर्माण किया। 25 गेवा थिएटर सेंटर ने 2007 से 2011 तक दशक के क्रम में सभी 10 नाटकों का निर्माण अगस्त विल्सन के अमेरिकन सेंचुरी के रूप में किया। बोस्टन की हंटिंगटन थिएटर कंपनी ने सभी 10 नाटकों का निर्माण किया है, जो 2012 में समाप्त हुआ। विल्सन के जीवनकाल में उन्होंने बाद के नाटकों का निर्माण करने के लिए हंटिंगटन के साथ मिलकर काम किया। टैग होनोलुलु, हवाई में स्थित एक्टर्स ग्रुप ने 2004 में टू ट्रेन्स रनिंग से शुरू होकर 2015 में माँ रेनीज ब्लैक बॉटम के साथ इस चक्र में सभी 10 नाटकों का निर्माण किया। सभी शो हवाई प्रीमियर थे। सभी बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहे और अभिनेताओं और संगठन के लिए कई स्थानीय थिएटर पुरस्कार जीते। सेंट लुइस में ब्लैक रेप और न्यू ऑरलियंस में एंथनी बीन कम्युनिटी थिएटर ने भी पूरा चक्र प्रस्तुत किया है। विल्सन की मृत्यु के बाद के वर्षों में द प्ले चक्र को अगस्त विल्सन सेंचुरी साइकिल 27 और अमेरिकन सेंचुरी साइकिल 28 के रूप में संदर्भित किया गया है। 2005 में अपनी मृत्यु से 2 साल पहले विल्सन ने कला की शक्ति और संभावना की शक्ति के बारे में हाउ आई लर्नड व्हाट आई लर्नड नामक एक अप्रकाशित एकल व्यक्ति नाटक लिखा और उसका प्रदर्शन किया। इसका निर्माण न्यूयॉर्क के सिग्नेचर थिएटर में किया गया था और इसका निर्देशन विल्सन के मित्र और शिष्य टॉड क्रेडलर ने किया था। हाउ आई लर्नड में पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट में एक संघर्षशील युवा लेखक के रूप में उनके दिनों की खोज की गई है और बताया गया है कि कैसे पड़ोस और उसके लोगों ने अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव के बारे में उनके नाटकों के चक्र को प्रेरित किया। 29 व्यक्तिगत जीवन। विल्सन की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली शादी 1969 से 1972 तक ब्रेंडा बर्टन से हुई थी। उनकी एक बेटी थी, सकीना अंसारी, जिसका जन्म 1970 में हुआ। 1981 में उन्होंने जूडी ओलिवर से शादी की, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। 1990 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने 1994 में फिर से शादी की और उनकी तीसरी पत्नी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कॉन्स्टेंजा रोमेरो बची, जिनसे उनकी मुलाकात द पियानो लेसन के सेट पर हुई थी। उनकी एक बेटी थी, अजुला कार्मेन विल्सन। 5 विल्सन के भाई-बहन फ्रेडा एलिस, लिंडा जीन किटेल, रिचर्ड किटेल, डोना कॉनली और एडविन किटेल भी बचे। 1 मौत। विल्सन ने बताया कि जून 2005 में उन्हें लीवर कैंसर का पता चला था और उन्हें जीने के लिए 3 से 5 महीने दिए गए थे। उस वर्ष 2 अक्टूबर को सिएटल में स्वीडिश मेडिकल सेंटर में 60 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और 8 अक्टूबर को पिट्सबर्ग के ग्रीनवुड कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। 30 उन्होंने कथित तौर पर सेंट पॉल कैथेड्रल में ब्लैक फ्यूनरल का अनुरोध किया था, लेकिन गैर कैथोलिक अंतिम संस्कार की अनुमति सूबा द्वारा नहीं दी गई थी। इसके बजाय पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी। 1978 में विल्सन अपने दोस्त, निर्देशक क्लाउड पर्डी के सुझाव पर सेंट पॉल, मिनेसोटा चले गए,
जिन्होंने उन्हें मिनेसोटा के विज्ञान संग्रहालय के लिए शैक्षिक स्क्रिप्ट लिखने का काम दिलाने में मदद की। 5. 1980 में उन्हें मिनियापोलिस में द प्लेराइट्स सेंटर के लिए फेलोशिप मिली। उन्होंने 1981 में संग्रहालय छोड़ दिया, लेकिन नाटक लिखना जारी रखा। 3 साल तक वह लिटिल ब्रदर्स ऑफ द पुअर के लिए अंशकालिक रसोइया थे। विल्सन का सेंट पॉल की पेनम्ब्रा थिएटर कंपनी के साथ एक लंबा जुड़ाव था, जिसे शुरू में एक संघीय व्यापक रोजगार और प्रशिक्षण अधिनियम (CETA) अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था और जिसने उनके कुछ नाटकों का प्रीमियर किया था। उन्होंने 1980 में फुलरटन स्ट्रीट लिखी, जो अप्रकाशित और अप्रकाशित रही। 1980 के दशक के दौरान विल्सन ने अपनी अधिकांश रचनाएं लिखीं, जिनमें जितनी 1982, मा रेनीज ब्लैक बॉटम 1984, फेंसेज 1985, जो टर्नर्स कम एंड गॉन 1986 और द पियानो लेसन 1987 शामिल है। 1987 में सेंट पॉल के मेयर जॉर्ज लैटिमर ने 27 मई को अगस्त विल्सन दिवस नाम दिया। उन्हें सम्मानित किया गया क्योंकि वे मिनेसोटा से ड्रामा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 6. 1990 के दशक 1990 में विल्सन ने तलाक के बाद सेंट पॉल छोड़ दिया और सिएटल चले गए। वहां उन्होंने सिएटल रिपर्टरी थिएटर के साथ एक रिश्ता विकसित किया, जिसने उनके पूरे 10 प्ले चक्र और उनके वन मैन शो हाउ आई लर्नड व्हाट आई लर्नड का निर्माण किया। 6. हालांकि वे थिएटर के लिए लिखने के लिए समर्पित एक लेखक थे, लेकिन हॉलीवुड स्टूडियो ने विल्सन के नाटक फेंस को फिल्माने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म के लिए एक अश्वेत निर्देशक को काम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने नस्ल के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर एक श्वेत निर्देशक को अस्वीकार कर दिया। श्वेत निर्देशक नौकरी के लिए योग्य नहीं है। नौकरी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अश्वेत अमेरिकियों की संस्कृति की बारीकियों को साझा करता हो। यह फिल्म 2016 तक अधूरी रही, जब डेनिजल वाशिंगटन ने वाशिंगटन और वियोला डेविस अभिनीत फिल्म फेंस का निर्देशन किया। इसने विल्सन को मरणोपरांत ऑस्कर नामांकन दिलाया। 13. विल्सन को कई मानद उपाधियां मिली, जिनमें पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज भी शामिल है, जिसके वे 1992 से 1995 तक ट्रस्टी थे। 14. विल्सन ने तत्कालीन समकालीन ब्लैक थिएटर की प्रगति और विकास में एक मजबूत आवाज बनाए रखी। निस्संदेह अपने युवाओं के उदाहरणों से प्रभावित हुए, जैसे कि ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के दौरान प्रदर्शित किए गए। 1990 के दशक में ब्लैक थिएटर की स्थिति के बारे में विल्सन की मजबूत राय और आलोचनाओं के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक ऑन कल्चरल पावर द ऑगस्ट विल्सन रॉबर्ट ब्रस्टीन डिस्कशन था, जहां विल्सन ने पूरी तरह से ब्लैक थिएटर के लिए तर्क दिया था, जिसमें सभी पद अश्वेतों द्वारा भरे गए थे। इसके विपरीत उन्होंने तर्क दिया कि ब्लैक अभिनेताओं को ऐसी भूमिकाएं नहीं निभानी चाहिए जो विशेष रूप से ब्लैक न हो, जैसे कोई ब्लैक हैमलेट नहीं। ब्रस्टीन ने गर्मजोशी से एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। 2005 में विल्सन की 10 भाग की श्रृंखला द सेंचुरी साइकिल में रेडियो गोल्फ नामक अंतिम किस्त शुरू हुई। इसे पहली बार 2005 में न्यू हेवन, कनेक्टिकट में येल रिपर्टरी थिएटर द्वारा प्रदर्शित किया गया था और इसका ब्रॉडवे प्रीमियर 2007 में कॉर्ट थिएटर में हुआ था। इसे विल्सन के अंतिम काम के रूप में जाना जाएगा। 15. पोस्ट ब्लैक आर्ट्स आंदोलन। हालांकि विल्सन के काम को ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के साहित्यिक कैनन के भीतर औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके मिशन का एक उत्पाद थे, जिसने 1968 में अपने गृहनगर पिट्सबर्ग में ब्लैक होराइजन थिएटर की सहस्थापना करने में मदद की। पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐतिहासिक और मुख्य रूप से ब्लैक पड़ोस, ब्लैक होराइजन थिएटर ब्लैक रचनात्मकता और सामुदायिक निर्माण का एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। 16. पोस्ट ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के नाटककार के रूप में विल्सन को बैम की भावना विरासत में मिली। उन्होंने ऐसे नाटकों का निर्माण किया जो ब्लैक लोगों के इतिहास
और काव्य संवेदनाओं का जश्न मनाते थे। उनके प्रतिष्ठित सेंचुरी साइकिल ने 20वीं सदी में ब्लैक अमेरिका के अनुभवों को सफलतापूर्वक ट्रैक और संश्लेषित किया। डेनजल हेस वाशिंगटन जूनियर, जन्म 28 दिसंबर 1954, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। मंच और स्क्रीन पर अपनी नाटकीय भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले, उन्हें व्यापक रूप से अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक माना जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 2020 में 21वीं सदी का सबसे महान अभिनेता घोषित किया। अपने करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के साथ साथ 2 एमी पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। वाशिंगटन को 2016 में सेसिल बी. डेमिल पुरस्कार, 2019 में AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार और 2022 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जा चुका है। 2. अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में प्रशिक्षण के बाद वाशिंगटन ने थिएटर में अपना करियर शुरू किया, ऑफ ब्रॉडवे प्रदर्शनों में अभिनय किया। वह पहली बार NBC मेडिकल ड्रामा सीरीज सेंट एल्सेवियर 1982 से 1988 और युद्ध फिल्म ए सोल्जर स्टोरी 1984 में प्रमुखता से आए। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार जीते। उनका पहला युद्ध ड्रामा ग्लोरी 1989 में अमेरिकी गृहयुद्ध सैनिक की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए और दूसरा क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे 2001 में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 3. उन्हें क्राई फ्रीडम 1987, मैल्कम एक्स 1992, द हरिकेन 1999, फ्लाइट 2012, फेंस 2016। हॉलीवुड में एक प्रमुख अग्रणी व्यक्ति, वाशिंगटन ने मो बेटर ब्लूज 1990, मिसिसिपी मसाला 1991, फिलाडेल्फिया 1993, करेज अंडर फायर 1996, रिमेंबर द टाइटन्स 2000, मैन ऑन फायर 2004, इनसाइड मैन 2006, अमेरिकन गैंगस्टर 2007, द इक्वलाइजर ट्रिलॉजी 2014 से 2023, द मैग्निफिसेंट 7 2016 और ग्लेडिएटर 2 2024 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। वाशिंगटन ने एंटवोन फिशर 2002 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उसके बाद द ग्रेट डिबेटर्स 2007, फेंस 2016 और ए जर्नल फॉर जॉर्डन 2021 में काम किया। मंच पर उन्होंने द पब्लिक थिएटर में कोरियोलेनस 1979 और द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III 1990 दोनों की प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। उन्होंने रॉन मिलनर के नाटक चेकमेट्स 1988 से ब्रॉडवे में शुरुआत की। उन्होंने ऑगस्ट विल्सन के नाटक फेंस 2010 के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में एक निराश मजदूर वर्ग के पिता की भूमिका के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर 2005, लोरेन हैसबेरी के नाटक ए रेजिन इन द सन 2014 और यूजीन ओनील के नाटक द आइसमैन कॉमेट 2018 के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेनजल हेस वाशिंगटन जूनियर का जन्म 28 दिसंबर 1954 को माउंट वर्नोन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां, लेनिस लिन, एक ब्यूटी पार्लर की मालिक और संचालक थीं, जो जॉर्जिया में पैदा हुई और आंशिक रूप से हार्लेम, न्यूयॉर्क में पली बढ़ी। 4, 5, 6 उनके पिता, डेनजल हेस वाशिंगटन सीनियर, बकिंघम काउंटी, वर्जीनिया के मूल निवासी, एक नियुक्त पेंटेकोस्टल मंत्री थे, जो न्यूयॉर्क सिटी वाटर डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी थे और एक स्थानीय एस. क्लेन डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते थे। वाशिंगटन ने 1968 तक माउंट वर्नोन में पेनिंगटन ग्राइम्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। जब वह 14 साल का था, तो उसके माता-पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने उसे न्यू विंडसर, न्यूयॉर्क में निजी तैयारी स्कूल ओकलैंड मिलिट्री अकादमी में भेज दिया। वाशिंगटन ने बाद में कहा, उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मैं जिस दिशा में जा रहा था, उसमें मैं बच नहीं पाता।
उस समय मैं जिन लोगों के साथ घूम रहा था, मेरे दौड़ने वाले दोस्त, अब जेल में कुल मिलाकर शायद 40 साल बिता चुके हैं। वे अच्छे लोग थे, लेकिन सरकों ने उन्हें पकड़ लिया। 7 ओकलैंड के बाद उन्होंने 1970 से 1971 तक फ्लोरिडा के डेटोना बीच में मेनलैंड हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 वह टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में जाने में रुचि रखते थे। मैं माउंट वर्नोन में बॉयज क्लब में बड़ा हुआ और हम रेड रेडर्स थे। इसलिए जब मैं हाई स्कूल में था, तो मैं ल्यूबॉक में टेक्सास टेक जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रेड रेडर्स कहा जाता था और उनकी वर्दी हमारी तरह दिखती थी। 8 इसके बजाय उन्होंने 1977 में फोर्डेहेम विश्वविद्यालय से ड्रामा और पत्रकारिता में बीए अर्जित किया। 9 फोर्डेहेम में उन्होंने कोच पीजे कार्लेसिमो के तहत एक गार्ड 10 के रूप में कॉलेजिएट बास्केटबॉल खेला। 11 किस प्रमुख का अध्ययन करना है। इस अनिर्णय की अवधि और एक सेमेस्टर की छुट्टी लेने के बाद वाशिंगटन ने कनेक्टिकट के लेकविले में कैंप स्लोएन वाईएमसीए में रात भर के ग्रीष्मकालीन शिविर के रचनात्मक कला निदेशक के रूप में काम किया। उस साल एक नए उद्देश्य के साथ फोर्डहेम लौटते हुए वाशिंगटन ने अभिनय का अध्ययन करने के लिए लिंकन सेंटर परिसर में दाखिला लिया, जहां उन्हें यूजीन ओनील की द एम्परर जोन्स और शेक्सपियर के ओथेलो में मुख्य भूमिकाएं मिली। इसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में स्नातक स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक पेशेवर अभिनय करियर शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क लौटने से पहले 1 साल तक रहे। दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 31 दिसंबर 2024 को इसे टेलराइट में एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया था और उसके बाद इसे 8 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दिया गया था और वर्ल्ड वाइड इसे 22 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा। बाकी 125 मिनट इसकी टोटल रनिंग लेंथ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है। मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रहने वाली है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब करके रिलीज़ किया जाएगा, तो आप इसे एंजॉय कर पाओगे। 22 नवंबर से ही आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।